तो यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस वर्ल्ड मैप पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस कहाँ लोकेट है हम उसको जान सकते हैं। याद करना पड़ेगा चीज़ों को बच्चों, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। बार बार पढ़ो। अगर आप कभी क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब भी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स जो है वह प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर है ऑफ अर्थ रिसोर्सेज का। पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें, बेसिकली ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो है बर्थ, एक है डेथ और एक है माइग्रेशन। रिवाइज कीजिए, पढ़िए, बार बार चीज़ों को रिपीट कीजिए, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं किताब से पढ़िए, सबसे अच्छा बुक होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी का जो पॉलिटी का सेक्शन था, पॉलिटी का जो फाउंडेशन था, वो अब फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बच्चे जिन्होंने उन सभी टॉपिक्स को कवर नहीं किए हैं, आप वो सारे टॉपिक्स ओनली आइज फाउंडेशन चैनल्स पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहां से जाकर उसको कवर कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपने जस्ट आप बिगनर हैं, तैयारी आपने स्टार्ट की है, तो आप एकदम अपना बेसिक से लेकर चीज़ों को चलें ताकि कभी भी आपको स्टैंडर्ड को समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो मेन हमारे फाउंडेशन चैनल का मोटो उद्देश्य ही यही है कि आप सभी की जो तैयारी एकदम बेसिक से जो तैयारी है वह चलती रहे। तो अब तक हमने क्लास 12 तक का पॉलिटिक एनसीईआरटी आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो कि नए हो, उन बच्चों के लिए बता दूं कि क्लास 9 तक का ज्योग्राफी हो चुका है। क्लास 9 के ज्योग्राफी में एक चैप्टर और आपका लास्ट चैप्टर बाकी है जो कि पॉपुलेशन है। उस चैप्टर को मैं आपको कवर कराऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा चर्चा, थोड़ा सा रिवीजन, बहुत शॉर्ट रिवीजन हम इन बाकी चैप्टर्स का भी करेंगे। इंडिया का साइज, लोकेशन, फिजिकल फीचर क्या है, ड्रेनेज क्या है, क्लाइमेट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, थोड़ी सी चर्चा हम इन सभी के बारे में भी करेंगे। तो देखो, ये सारे चैप्टर्स, ये सारी प्लेलिस्ट जो है वह अवेलेबल है। तो आपको पढ़ना कैसे है, जो भी बच्चे ऐसे हैं कि मान लो आप क्लास 9 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, तब आप इन चैप्टर से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप क्लास 11 से स्टार्ट कर लो। क्लास 11, 12 के एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उन एनसीईआरटीज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिसिंग होते हैं, और अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिस हैं और यूपीएससी तो क्वेश्चन क्लास 6 के एनसीईआरटी से भी पूछ लेता है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यूपीएससी करना है तो बहुत मोटी मोटी किताबें ही पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है। जो यूपीएससी का टॉपिक है, जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसको कर लो, आपका काम होना चाहिए, है ना। आपके टॉपिक्स, आपका सिलेबस जो है वह कवर होना चाहिए। किताबें ख़त्म हमें नहीं करना है, लाइब्रेरी हमें नहीं बनाना है। एंड ज्योग्राफी, काफ़ी सारे बच्चों का एक कंसर्न आता है कि क्या ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। लगभग आप देखिए कि एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि आपका 70 से 80% जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं इससे, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे पागल नहीं होना है। जो आपके पास अवेलेबल है इनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, समझने के लिए टाइम दीजिए। तो देखो, आपका पॉलिटी कवर हो चुका है, पॉलिटी क्लास 9 का, 8 का, 12 का, 6 से लेके सारा। ज्योग्राफी के लिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी क्लास 6 का देखो ये सारा आपका इस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। 7 का है आपका, ये 8 का रहा, ठीक है। आपका 9 का मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। अब हम एक शॉर्ट रिवीजन की बात करेंगे। तो क्लास 9 का है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, एक कुछ बच्चों को शिकायत थी कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स छूटे हुए हैं। मैं पहले उन बच्चों की शिकायत पे बात कर लूँ कि बच्चों, जो रिवाइज एनसीईआरटी आया ना, हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। और रिवाइज में क्या किया गया है कि कुछ टॉपिक्स, कुछ सेक्शंस को हटा दिया क्योंकि वो सारी चीज़ें 11 में अवेलेबल है, या उतना ज़रूरी नहीं था कि 9th के बच्चे को पढ़ाया जाए उस अकॉर्डिंगली। हाँ, हालांकि हम कोशिश 11th वाले में हम ज़्यादा डिटेल से करते हैं सारी चीज़ों को, 9th तक में बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समझाया गया है। तो कुछ सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स जो इसमें मिसिंग आपको लग सकते हैं, क्लासेस में मिसिंग लग सकते हैं, उसके पीछे रीज़न है बच्चों कि जो 23 का रिवाइज आपका एनसीईआरटी आया है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं, चाहे पॉलिटी को हो, ज्योग्राफी के हो, कुछ को कम कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दिया गया। तो जो है वहाँ से कर लेते हैं, जो टॉपिक्स हैं वो कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया है ना, देखो 9th क्लास का एनसीईआरटी सेम आपको 11th का पढ़ना है, बस 11th में आपके कॉन्सेप्ट्स है वह ज़्यादा है ना। जैसे कि 9th में जो क्लाइमेट पढ़ोगे बहुत थोड़ा जानोगे क्लाइमेट के बारे में, 11th में जब क्लाइमेट पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है समझने के लिए। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन की, फिजिकल फीचर्स की, ड्रेनेज की,
क्लाइमेट की, नेचुरल वेजिटेशन की एंड पॉपुलेशन की। ठीक है, तो आपका पॉपुलेशन का चैप्टर जो है वह रह गया था, बाकी आपके सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, पॉपुलेशन रह गया था, इसको अभी हम कवर कर लेते हैं साथ साथ में। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, एक आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे कि इंडिया साइज एंड लोकेशन की हमने बात की, हमने देखा था कि अगर हमें वर्ल्ड मैप में इंडिया को ढूंढना हो तब हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। हमें दो जो इमेजिनरी लाइन्स है हमें इसका पता चल जाना चाहिए। एक जिसे कि हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, है ना, अक्षांश लैटिट्यूड, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहेंगे, इक्वेटर, है ना। और वही एक और रेखा की जरूरत होती है जिसे कि हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसे कि हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इस वर्ल्ड मैप पर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस कहाँ लोकेट है हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इंडिया की जो जानकारी है वह मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ है, देखो 0 डिग्री इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करेंगे, साउथ वाले को साउथ हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अब देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि अगर हम इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, ये अक्षांश है इसका लैटिट्यूड। और अगर हम देशांतर मान की बात करें, देशांतर मान की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या है, ये लगभग आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न लैटिट्यूड से लेकर ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड है। ठीक है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न लैटिट्यूड है। अब वही अगर हम देखें कि इसकी लंबाई चौड़ाई आखिर इंडिया की क्या है, टोटल एरिया क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखें कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ क्या है, तो ईस्ट टू वेस्ट जब हम बात करेंगे, देखो ईस्ट टू वेस्ट जब हम देखेंगे ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है 29, और जब हम नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, यह है 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको इंडिया के बारे में याद रखना है, इसकी साइज एंड लोकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ और बातें जो आपको इसमें जाननी है कि अगर हम इस टोटल पूरे वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह कितने परसेंट है, 2.4% है, जिस पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली शायद 17% के आसपास जो पॉपुलेशन है वह रहती है। तो टोटल अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली कितना, लगभग 17% के आसपास जो पॉपुलेशन है यहाँ रहती है। ठीक है, अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पर ये जो कोस्टल लाइन है या फिर तटीय रेखा की अगर हम बात करें, ठीक है, कोस्ट लाइन जो कि इंक्लूडिंग आइलैंड भी है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये कितना है 7516, है ना, 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर। इसके अलावा देखो इंडिया की हम नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अब इसे भी आपको दिशा और डायरेक्शन के आधार पर ही याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पर आप देखो नॉर्थ वेस्ट में आपका क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, नॉर्थ की बात करेंगे तो चाइना है, नेपाल है, भूटान है। ईस्ट की बात करेंगे तो म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, साउथ में देखेंगे यहाँ पर तो एक श्रीलंका है, मालदीव है जो कि हमारा द्वीपीय। तो ये बेसिकली देखो लैंड बॉर्डर किस किस से लग रही है, और अगर हम जैसे कि चाइना की बात करें, नेपाल भूटान की, तो ये नॉर्थ से लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखो, अच्छा साउदर्न अगर हम नेबर्स की बात करें जो कि मैरीटाइम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका एंड मालदीव। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। क्या पूछा है कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है आखिर वह कौन सा होगा। क्या असम एंड राजस्थान, नो। क्या अरुणाचल और राजस्थान,
क्या असम और गुजरात, या अरुणाचल एंड गुजरात, या फिर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो यहाँ पर ये पूछा था कि इसका अगर हम ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये गुजरात है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात किया था चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें कि हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात की थी, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। और इसमें हमने जाना था बेसिकली, अच्छा फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या आता है? फिजियोग्राफिक डिवीजन देखो, जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, फिजिकल फीचर्स मतलब कि अगर हम लैंडफॉर्म्स की बात करें तो वह कैसा कैसा है ना। अगर हम लैंडफॉर्म्स की बात करें तो जिस तरीके से हम डाइवर्सिटी की बात पॉलिटी में करते हैं, सबसे फर्स्ट हम वही से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो डाइवर्सिटी है वह बहुत ज़्यादा है, चाहे ट्रेडिशन की हो, चाहे कस्टम की हो, चाहे रिलीजन की हो, लैंग्वेज की हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको एक वैरायटी जो है वह देखने को मिलती है। तो वो डाइवर्सिटी वो केवल लोगों में नहीं है, बल्कि वो फिजिकल फीचर्स में भी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स की हम बात करें या लैंडफॉर्म्स की बात करें तो देखो, इंडिया को बेसिकली 6 पर्टिकुलरली फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट हम हिमालय माउंटेन की बात करेंगे, सेकंड हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, थर्ड पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करेंगे, 4 इंडियन डेजर्ट है, 5 कोस्टल प्लेन है और 6 आइलैंड है। ठीक है, आइए एक बार आपको मैप में ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर क्वेश्चंस भी कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट है यहाँ पर ये आपका नॉर्दर्न हिमालय है। ठीक है, हिमालय है, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड की हम बात करेंगे, ये नॉर्दर्न प्लेन है आपका, ये वाला एरिया। थर्ड हम बात करेंगे तो जो ये वाला हिस्सा हो जाता है, ये है आपका थर्ड एरिया, जिसे कि हम पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हो। फिर हम यहाँ पे कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, कोस्टल प्लेन है ना, ये 4 हो गया। 5 हम देखेंगे कि जो इंडियन डेजर्ट है, ये आपका 5 हो गया डेजर्ट। और फिर हम 6 यहाँ पर अंडमान बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार एंड अरेबियन सी में हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो ये हमारे आइलैंड। इस तरीके से हमें 6 फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है इंडिया में वह दिखाई देते हैं। बहुत विस्तार से हमने इसको पढ़ा था, कुछ कुछ बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे ये 21 और ये 22 का क्वेश्चन है। 21 में पूछा था डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल्स ऑफ द डेक्कन ट्रेप। 21 का क्वेश्चन था डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालय रीजन एंड वेस्टर्न घाट। हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड है उसमें आखिर कॉजेज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, ये आपको बताना था। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं मेंस के, वे डायरेक्ट आपके सॉल्व हो जाते हैं। ये हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके यूपीएससी पूछता है, ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी आप देखेंगे कि ज्योग्राफी जैसे कि एनवायरनमेंट का सेक्शन है, एनवायरनमेंट का सेक्शंस कई सारा है जो कि ज्योग्राफी को ओवरलैप किए रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फ्लड को, आप पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक को, है ना। तो इस तरह के सेक्शंस को, इस तरह के टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो इन सभी का बेसिक आप कहाँ पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में आप आकर, एज अ ब्यूरोक्रेट आप कैसे करेंगे एज अ सिविल सर्वेंट, वो आपके एक थॉट प्रोसेस आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में जानना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि हिमालय हाईली प्रोन लैंडस्लाइड्स है, आपको डिस्कस करना है कॉज एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स ऑफ मिटिगेशन, किस तरीके से इसको कम किया जाए। तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे। ये सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको 11 की एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे, आपसे काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। चलिए क्वेश्चन देखो, 2017 का आया, इन इंडिया द हिमालय स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। क्या पूछा है इसमें कि जो हिमालय है वह केवल 5 स्टेट में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से शुरू कर अरुणाचल तक चले जाओ, अरुणाचल के बाद भी जो आप पूर्वांचल की श्रेणियों की बात करते हैं वो भी इसी का पार्ट है, तो मोर देन 5 स्टेट है। सेकंड बात करेंगे वेस्टर्न घाट ओवर स्प्रेड ओनली 5 स्टेट, नो 5 स्टेट ओनली, नो ऐसा भी नहीं है, इससे ज़्यादा है। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, यस ये बात केवल सही है ना। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो और क्वेश्चंस क्या, ये
22 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पीक और माउंटेन्स कि जैसे कि नामचा बरवा है किस हिमालय में, नंदा देवी है क्या कुमाऊं में है, नोकरेक है क्या सिक्किम हिमालय में है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि करेक्टली मैच जो है वह आखिर कौन सा पेयर है। ठीक है, इसके अलावा देखो 2012 की अगर हम बात करें, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप हिमालय ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर कोर्स, थीरा पैरेलल माउंटेन रेंजेस, फॉर स्टेप gradients causing landslide, which of above can be said to be evidence for Himalaya being young fall mountains। तो आखिर यंग फॉल माउंटेन के साक्ष्य इसमें कौन से दिखाई देते हैं, क्या ये चारों हैं, क्या ये चारों हैं, है ना। इसके अलावा देखो 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। तो ये क्वेश्चन हम मैंग्रोव वाले में भी देख लेते हैं, कुछ एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से ओवरलैप करके। तो कोरल रीफ्स की बात करेंगे, अंडमान है, गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें, मन्नार की बात करें, सुंदरबन की बात करें, आपको बताना है इसमें किस में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। चलिए अब मैं एक एक करके आपको जो ये फिजियोग्राफिक 6 डिवीजन है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ, देन हम ड्रेनेज की बात करेंगे। सो सबसे फर्स्ट तो देखो है हिमालय। अगर देखो लास्ट हमने हिमालय की बात की थी, हिमालय देखो, हिमालय जो माउंटेन्स है, अच्छा ये बताओ माउंटेन्स और प्लेट्यू में क्या फर्क है। माउंटेन्स की अगर हम टॉप की बात करेंगे, इसका जो टॉप है वह क्लियर होगा, है ना। जब हम प्लेट्यू की बात करेंगे तो इसका जो टॉप है वह कैसा होगा, लाइक टेबल टाइप का होगा, टेबल नुमा होगा, और इसका जो शीर्ष है वह नुकीला होगा। तो इस तरीके से माउंटेन और प्लेट्यू, तो यहाँ पर हम माउंटेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेनिनसुला जब प्रायद्वीप की बात करेंगे तो पेनिनसुला प्लेट्यू है। ठीक है, सो देखो ये नॉर्दर्न, अगर हम हिमालय की बात करेंगे, हिमालय को पढ़ने समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम नॉर्थ से साउथ में और दूसरा हम इसे वेस्ट से ईस्ट में, है ना। जब हम इसे वेस्ट से ईस्ट में डिवाइड करेंगे तब हम रिवर वैली के आधार पर डिवाइड करते हैं। जब हम नॉर्थ से लेके साउथ करेंगे तब हम ये देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कहाँ पर कितनी है, तब हम इसे 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ, है ना। तो हम इसे 3 पैटर्न में यहाँ से देखते हैं। तो ये 2 तरीके से हमें हिमालय का जो डिवीज़न है बेसिकली वह पढ़ना है। सो अगर हम लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया है ना, और ये इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर, लगभग 2400, लगभग 2400 किलोमीटर फैला हुआ है ये, है ना। अब पूरा ही तो फैला हुआ है ना, अगर हम इसकी बेसिकली लेंथ की बात करें तो यहाँ से शुरू करो यहाँ तक, ये लगभग कितना है, 2400 किलोमीटर। ठीक है, चलो तो आगे देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं, जैसे कि ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। जैसे कि जब हम ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालय में एवरेज अगर हाइट की बात करेंगे ये लगभग 6000 मीटर होगी, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा ऊंची अगर पर्वत श्रेणियाँ या पीक कहीं मिलेगी वो ग्रेटर हिमालय में मिलेगी। हिमाद्री हिमालय भी इसको कहा जाएगा, महान हिमालय, इसका कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम आते हैं, जब हम हिमाचल हिमालय की बात करेंगे, लघु हिमालय कहा जाता है, लेजर हिमालय, और ये हिमाद्री के साउथ में है। ठीक है, रग्ड इंक्लूडेड, जैसे कि पीर पंजाल रेंज है, ये यहाँ पर होगी। तीसरा देखो है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की बात करेंगे, ये आउटर मोस्ट रेंज है, मतलब हम इस रेंज की बात कर रहे हैं। ये जो शिवालिक की रेंज है ये आउटर मोस्ट रेंज है, और बेसिकली ये कंपोज्ड है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से। इसकी एवरेज हाइट जो है वह इन दोनों के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी। और फिर इसके साउथ में आएंगे तो उत्तरी मैदान जो है वह शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके साउथ में जो उत्तरी मैदान है फिर वह स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बस थोड़ी सी चर्चा हम इसका रीजनल डिवीजन वेस्ट टू ईस्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक पंजाब हिमालय कहेंगे, या फिर पंजाब हिमालय की जगह हम कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इंडस से सतलज के बीच में, इंडस से सतलज के बीच में, इंडस से सतलज जो रिवर वैली है उसके बीच का जो हिमालय है उसको हम पंजाब या कश्मीर या हम हिमाचल हिमालय कहेंगे। फिर आगे देखो, अगर हम सतलज से लेके काली रिवर तक आ जाए, सतलज से काली रिवर तक आ जाए तो इसके बीच का जो हिमालय है उसको हम कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं।
फिर आ जाए हम काली से लेके अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तीस्ता रिवर तक आएंगे तो इसके बीच का जो हिमालय उसको हम नेपाल हिमालय कहेंगे। फिर तीस्ता से अगर हम देहांग रिवर तक जाएंगे इसके बीच के हिमालय को हम असम हिमालय कहेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से इसका जो रीजनल डिवीजन कर दिया, इसका रिवर वैली के आधार पर किया गया। कैसे किया गया? वेस्ट टू ईस्ट रिवर वैली, रिवर वैली नदी घाटी के आधार पर इसका जो डिवीजन है बेसिकली हमने वह कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखो इसके साउथ में जैसे ही हम आएंगे हमें नॉर्दर्न प्लेन मिलेगा, और ये नॉर्दर्न प्लेन जो है ये कैसे बना हुआ है? तो जो हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ईस्ट से स्टार्ट करें तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और आपका वेस्ट में इंडस, है ना। तो यहाँ पर देखो कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है बेसिकली इनके द्वारा जो समय समय पे सेडिमेंट्स लाए गए उन सभी के द्वारा ये जो उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये बना हुआ है। इसको कैसे डिवीजन किया गया? जैसे कि पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। गंगा प्लेन की बात करेंगे जो कि घग्गर से लेके तीस्ता रिवर है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये गंगा प्लेन हुआ। ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करेंगे जो कि ईस्टर्न में है, असम के आसपास का क्षेत्र। तो बेसिकली इस तरह से इसका जो डिवीजन है वह किया गया है। इसके अलावा अगर हम एलिवेशन के आधार पर करें तो भाबर, तराई, भांगर एंड खादर 4 पार्ट में इसका डिवीजन किया गया। ठीक है, भाबर जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन से उतरती हुई जो नदियां हैं वो क्या करेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे फास्ट फ्लोइंग है, और ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थर के जो टुकड़े, जैसे कि अगर आप ऋषिकेश देखेंगे तो ऋषिकेश के गंगा के चारों तरफ जो है घाट के आपको काफ़ी बड़े बड़े जो रॉक्स है वे दिखाई देंगे। तो ऐसे प्रदेशों को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो रिवर्स हैं बेसिकली वह कैसी डिसअपियर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं क्यों, और उसके बाद आगे जाके एक कीचड़ या दलदलों स्वैम्पी जो एक एरिया बन जाता है, इसको हम तराई क्षेत्र कह देते हैं। तो ये भाबर क्षेत्र है, ये दूसरा आपका तराई क्षेत्र है। आगे जो एल्यूवल, अगर हम सॉइल की बात करेंगे, जो जलोढ़ मिट्टी होगी उसमें भांगर और खादर वो होंगे, है ना। तो जो भांगर है बेसिकली याद रखना ये ओल्डर होगा, और जो खादर है बेसिकली ये यंगर फूड प्लेन होगा, डेपोजिट होगा। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या जाना कि बेसिकली ये जो पार्ट है जो कि इंडस से सतलज के बीच का पार्ट होगा, इसको हमने बेसिकली क्या कहा था? इंडस, है ना, इंडस प्लेन। फिर हमने इस एरिया को क्या कहा? गंगा प्लेन। फिर इस एरिया को हमने क्या कहा? ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये जो पूरा एरिया है डेंस पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी दशाएं हैं, समतल भूमि है, प्लेन है, बहुत आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट देखो याद करना पड़ेगा चीज़ों को बच्चों, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। बार बार पढ़ो। अगर आप कभी क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब भी आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। हमारा काम है कि हम आपको चीज़ों को दिखा दें, हमारा काम है हम आपको चीज़ों को बता दें कि आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे कि ये तो रिवीजन क्लास चल रही है, तो इसमें हम नोट्स वगैरह नहीं बना रहे, इसमें हम केवल एक रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट, और उसके बाद आपका एक चैप्टर लास्ट जो बचा हुआ था उस पर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन पर, है ना। उसके बाद आपका आगे की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, सो देखो पेनिनसुला प्लेट्यू की अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो नॉर्थर्न, अगर हम हिमालय रेंज की बात करें, इसकी बात हो गई। फिर हमने यहाँ पर जो प्लेन था उसकी बात हो गई। अब हम आते हैं कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू, इसकी बात करते हैं। देखो इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। गोंडवाना के टूटने से बेसिकली, गोंडवाना ब्रेकअप से ये जो पार्ट है पेनिनसुला का ये बना है। की फीचर्स की बात करेंगे तो देखो जो दक्कन ट्रैप है इसमें ब्लैक सॉइल जो है वह मिला करती है, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक सेंट्रल हाईलैंड है और बाकी मध्य उच्च भूमि है एंड दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो देखो इसमें हम देखेंगे कि इसके ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल हाईलैंड।
जो कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा है, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्लेट्यू बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा होंगे। फिर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, साउथ ऑफ नर्मदा जो पार्ट बचेगा, जो ट्रायंगुलर लैंड मास है ना, और विथ मेघालय में भी जो एक्सटेंशन है ये क्या होगा, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेनिनसुला प्लेट्यू का जो डिवीजन है वह किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉर्डर्स की बात करेंगे तो देखो ये जो है यहाँ पर ईस्टर्न घाट है और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। वेस्ट में जो घाट है उन्हें वेस्टर्न घाट, ईस्ट में जो घाट है उसको ईस्टर्न घाट कह दिया, पूर्वी घाट हमने इसको कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और इसके बॉर्डर्स में वेस्टर्न घाट जो कि वेस्ट में, ईस्टर्न घाट जो कि ईस्ट में है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो डेजर्ट की बात करें, इंडियन डेजर्ट की, तो इंडियन डेजर्ट देखो कहाँ पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया डेजर्ट एरिया है, जो कि सैंडी एरिया है, सैंडी प्लेन है और ये बेसिकली बहुत लो रेनफॉल यहाँ पर होगा, लगभग 150 mm पर ईयर। ठीक है, बहुत ड्राई क्लाइमेट होगा एंड यहाँ पर लो वेजिटेशन कवर होगा। तो ये इंडियन डेजर्ट के बारे में है। इसके अलावा देखो हम कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन की बात करें, ठीक है, चलो देखो कोस्टल प्लेन क्या है कि जैसे कि आपका ईस्टर्न घाट है और फिर आपका ये सी एरिया है, बे ऑफ बंगाल है, इसके बीच कुछ ऐसा जो पार्ट होता है जो कि यहाँ पर लैंड और जो सी है ये दोनों का एक तरह से बीच वाला जो पोर्शन हो रहा है। ठीक है, हम इसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज है वह बेसिकली देखने को मिलते हैं। कोस्टल प्लेन है ये, है ना, ये तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। और एक बात आपको याद रखना है कि अगर हम इन बेसिकली कोस्ट लाइन की बात करें, इनको जगह जगह पर कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम मालाबार तट की बात करें, मालाबार कोस्ट की बात करें कि इंडिया में जो मॉनसून आता है वह मालाबार कोस्ट से आएगा, है ना, वो सबसे पहले मालाबार तट पर प्रवेश करता है। तो मालाबार कोस्ट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, केरल वाला जो एरिया है, केरल वाला जो कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट कह देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो ये जो इसके नॉर्थ मतलब वेस्ट में है ना, वेस्ट में और वेस्ट के साउथ वाला, वेस्ट में साउथ वाला जो कोस्ट है ये मालाबार। वेस्ट में जो अगर हम मिडिल वाले की बात करेंगे तो ये कोंकण तट है एंड अगर हम गुजरात के पास का तट कहेंगे इसको काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। फिर हम ईस्ट में आते हैं और ईस्ट में साउथ में जो तट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे और इसके नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे, ईस्ट के नॉर्थ की, तो इसे हम नॉर्थन सरकार या उत्तरी सरकार का जो तट है वह कहते हैं। तो ये कोस्टल प्लेन हो गया। इसके अलावा अगर हम आइलैंड्स की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में है आपका अंडमान निकोबार और अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप, है ना, और अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप। इस बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो बेसिकली ये किससे बने हुए हैं आइलैंड, ये कोरल रीफ से बने हुए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान निकोबार है ये बेसिकली कैसे बने हैं। चलिए, तो ये कुछ हमने जाना कि किस तरीके से जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है बेसिकली वह किया गया है। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट हमने बात की थी ड्रेनेज सिस्टम की। हमने जाना था ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो बेसिकली ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बेसिकली कोई रिवर सिस्टम है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, उसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मेजरली 2 पार्ट्स में इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करेंगे। और ये 2 पार्ट कौन से, एक तो माउंटेन या हिमालय रिवर और दूसरा जो है पेनिनसुला रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालय और इन दोनों में सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। तो यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ
क्वेश्चन होता है या नेचर होता है क्वेश्चन का कि वह आपसे ये पूछ ले कि जो रिवर्स है वह किसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे रिवर्स के बारे में पूछा और आपसे पूछा ब्राह्मणी है, नागावली है, सुवर्णरेखा है एंड वसुंधरा है। ये इसका ईस्टर्न घाट से जो राइज है वह किसका है ना। तो यहाँ पे राइज पूछा, ये 2021 का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो 2014 की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन डिग्री से लेकर पूछा गया था, जैसे कि हमने इसके पहले बात की थी 8 डिग्री या फिर 68 डिग्री, 98 डिग्री, जो भी इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइलैंड ऑफ सेपरेट ऑफ ईच अदर बाय 10 डिग्री। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास में मैंने शायद इसको बताया हुआ था, 8 डिग्री, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री चैनल, आखिर ये है क्या, ठीक है, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा देखो 2014 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर, बराक, लोहित, सुबनसिरी। आपसे पूछ लिया कि अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है कौन सी नदी जो है वह फ्लो कर रही है। 2016 की बात करें तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, दिबांग, कामेंग, लोहित। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। ये 2016 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि हिमालय रिवर और पेनिनसुला जो रिवर है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस जो है वह क्या है। चूँकि हिमालय रिवर के अगर हम सोर्स की बात करें कि इसमें इन नदियों में जो पानी है वह कैसे रहता है, तो याद रखना कि ये इसके पास दोनों सोर्स है, चाहे रेनफॉल हो या फिर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना हो या फिर ग्लेशियर्स का पिघलना हो। तो देखो मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर आर पेरेनियल, ठीक है। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, पेरेनियल का मतलब होगा कि ये वर्ष भर इसमें जो पानी है वह रहता है, सीजनेबल नहीं है। सीजनेबल ऐसी नदियां होंगी जिसमें रेनफॉल से जो पानी है वो उसका सोर्स होगा, और ऐसी नदियां, ऐसी रिवर्स कहाँ पर पाई जाएंगी, पेनिनसुला रीजन में, प्रायद्वीपीय भाग में, है ना। तो यहाँ पर जो पेनिनसुला रिवर है ये सीजनेबल है, लेकिन पेरेनियल कौन सी रिवर्स है, हिमालय रिवर, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वह थ्रू आउट द ईयर रहता है। और इन नदियों में पानी हो सकता है, कुछ ऐसी नदियाँ जिसमें कि अगर वाटर फ्लो जो है वह सूख भी जाता है समटाइम्स, है ना। कुछ ऐसी छोटी नदियाँ होती हैं उनमें पानी सूख भी जाता है अगर रेनफॉल का सीजन नहीं है, रेनी सीजन नहीं है तो इसके अलावा देखो हमने जाना कि हिमालय रिवर की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली टू मेजर हिमालयन रिवर, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। अच्छा, और हिमालय रिवर की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली याद रखना कि हिमालय रिवर में 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, है ना। इन तीनों रिवर को हम पढ़ेंगे, इन तीनों रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। जब हम किसी रिवर सिस्टम की बात करेंगे जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं, तो बेसिकली रिवर सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि मेन रिवर का स्ट्रीम और उसके अलावा जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ से आके मिल रही हैं, उनका ओरिजिनेट जो है वह कहाँ पर है, वो लेफ्ट बैंक से मिल रही है, राइट बैंक से मिल रही है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो वह आते हैं, ठीक है। क्लियर है। हिमालयन रिवर की बात करें, इनमें पानी ज़्यादा होता है, लॉन्ग कोर्स होता है फ्रॉम, अगर हम सी से बात करें तो काफ़ी दूरी, समुद्र में मिलने से पहले बहुत लंबा इनको एक सफ़र जो है वह तय करना पड़ता है। जैसे कि हम गंगा रिवर की बात करेंगे, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर। जब हम इंडस की बात करेंगे, इंडस रिवर का आप जानते हैं टोटल लेंथ शायद 2900 किलोमीटर के आसपास है। मतलब अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम। बट अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गंगा जो रिवर है वह लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, है ना। क्योंकि जब हम इंडस की बात करेंगे, सिंधु नदी की बात करेंगे, तो इंडस जो नदी है वह पाकिस्तान में उसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर है। तो पेनिनसुला रिवर की बात करेंगे तो इनका जो फ्लो है वह डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल है। और अगर हम बात करेंगे कि इनका ओरिजिन ज़्यादातर कहाँ पर होता है, तो ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो ज़्यादातर ये जो नदियाँ हैं वेस्टर्न घाट एंड जो बे ऑफ बंगाल है इस तरफ, ये अपना जो फ्लो है इनका, ठीक है। साथ ही ये नदियाँ कैसी हैं, ये बेसिकली शैलोअर है, उतली है, उतनी गहरी नहीं है जितनी कि गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। चलो आओ कुछ रिवर्स यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये आपका बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपका इंडस है। इंडस में बाकी कुछ कुछ ऐसी रिवर्स यहाँ पर आके मिलेंगी, हम इनको जानेंगे। तो ये पूरा रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम हो गया। इसके अलावा देखो कि जो गंगा रिवर है ना, अगर हम गंगा रिवर की बात करेंगे तो जो बेसिकली गंगा रिवर है
गंगा रिवर के आसपास का ये जो एरिया है वो सारा मिला के, इसकी ट्रिब्यूटरीज मिला के ये गंगा रिवर सिस्टम हो गया। फिर देखो यहाँ पर ये जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। आगे जाके ये दोनों नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं बांग्लादेश में, और फिर आगे जाकर ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 रिवर सिस्टम हम हिमालय में पढ़ते हैं। जब हम पेनिनसुला की बात करेंगे तो पेनिनसुला रिवर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे महानदी को, यहाँ पे गोदावरी को, यहाँ पे कृष्णा को और यहाँ पे कावेरी को। ये बेसिकली मुख्य नदियाँ होंगी। गोदावरी याद रखना कि गोदावरी जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, अगर हम देखेंगे शायद 1500 किलोमीटर के आसपास है। तो जो गोदावरी रिवर सिस्टम है वो बेसिकली इसे साउथ गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, साउथ गंगा भी कहा जाता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है ये हम यहाँ पेनिनसुला में पढ़ते हैं। और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये मेजर रिवर सिस्टम बेसिकली किससे जुड़ गए आपके, ये जुड़ गया हिमालय से, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि देखो इंडस की हम बात करेंगे तो इंडस में पहले कुछ इंडस रिवर ये आपकी मेन रिवर हो गई इंडस, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ इसको शुरू करें, झेलम है, चेनाब है, ठीक है, रावी है, फिर ये व्यास है, और ये व्यास जाके किस में मिल रही है, सतलज में, है ना। तो ये 5 ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बेसिकली इसमें जा रही है, इसका पानी इनमें जा रहा है। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान देनी है, झेलम रिवर सबसे नॉर्थ में, फिर ये किस में, इसके नीचे चेनाब नदी आ रही थी, चेनाब नदी में मिल गई। चेनाब आगे जा रही है, चेनाब किस में मिली थी, ये रावी नदी है, रावी नदी में आगे जाके चेनाब नदी मिल गई, ठीक है। व्यास नदी किस में जाके मिल रही है, सतलज में, ये सतलज है। सतलज नदी आगे जाकर देखो, ये सतलज नदी जो है वह आगे जाकर इंडस में मिलती है, सिंधु में मिलती है, पाकिस्तान में एक मिठानकोट करके एक प्लेस है वहाँ पर। तो जो सतलज रिवर है ना वो बेसिकली इन सारी नदियों का पानी ले जाके आगे जाके मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, with reference to the Indus River system of the following 4 rivers, 3 of them pour into one of them which join the Indus direct, and among the following which of the such river that join the Indus direct। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, झेलम, चेनाब, रावी या सतलज। ये तो अब मुझे नहीं लगता कि बताने वाला आंसर था, पर फिर भी बता दिया, है ना। तो यहाँ पर ये आपको इस तरह से याद रखना है। इसके अलावा जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो आपको पता है कि गंगा जो अगर हम देखें तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, बट वहाँ से वो गंगा नहीं बल्कि भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर भागीरथी और अलकनंदा ये 2 जो शाखाएं होती हैं, ये जो 2 नदियों का एक जल होता है वो आगे जाके फिर मिलकर गंगा बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गंगा की अगर हम बात करें, अब देखो गंगा जो है वो इस तरफ बह रही है, तो यहाँ पर ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो आपको याद रखना है कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब देखो ये टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे लगभग 2500 किलोमीटर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का। गंगा का अगर हम राइट साइड से देखें तो सबसे लंबा जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना रिवर है। यमुना में 4 अन्य नदियाँ मिलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सोन नदी अलग से जाके फिर बाद में इसमें मिल जाती है। अगर हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें या फिर जो नॉर्थ से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जो नॉर्थ से जो नदियाँ आके मिल रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है इतना। आगे जाके याद रखना कि ये कहाँ पर, बांग्लादेश में जाएगी, बांग्लादेश के बाद फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलेगी और उसके बाद फिर ये आगे बे ऑफ बंगाल में जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए इसके बाद देखो कि हमने बात की थी ब्रह्मपुत्र की। याद रखना कि जब हम कैलाश मानसरोवर की बात करेंगे तो जो कैलाश मानसरोवर लेक है उसके पास यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ से 2 इम्पोर्टेंट जो रिवर सिस्टम है बेसिकली उनका ओरिजिनेट होता है, एक ईस्ट और एक वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो नियर लेक मानसरोवर 2 नदियों का ओरिजिन है, एक इंडस रिवर है ना, तो एक इंडस रिवर जो है वह वेस्ट को चली गई और ब्रह्मपुत्रा जो कि ईस्ट को चली गई, ठीक है।
तो यहाँ पर लेक मानसरोवर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो बेसिकली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये जो रिवर है कौन सी ऐसी रिवर है जो कि यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, एक गहरा महाखंड जो है वह बनाती हुई प्रवेश करती है। और ये बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे नामचा बरवा एक पीक है, एक चोटी है, शिखर है ना। तो नामचा बरवा के पास से ऐसे यू टर्न लेती हुई इंडिया में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर हम बात करेंगे तो दिबांग, देहांग और लोहित, तीन नदियां जो है इनकी धाराएं आपस में मिलकर बेसिकली जब असम में प्रवेश करती है तब से ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। असम में प्रवेश करेगी तब से ये क्या है, ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जैसे कि यहाँ पर महानदी है, गोदावरी जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, फिर आपका कृष्णा है, फिर आपका कावेरी है, ये सारी नदियाँ। आपको इसमें एक याद रखना है कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, लगभग सारी नदियाँ, इनका फ्लो किस तरफ है, इनका फ्लो जो है वह ईस्ट की तरफ है, ईस्ट फ्लोइंग है। और जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पर जब हम बात करेंगे कि मोस्टली पेनिनसुला की रिवर्स तो ईस्ट फ्लोइंग है, बट कुछ रिवर जिसमें कि हम नर्मदा और तापी की बात करेंगे, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग है। नर्मदा और तापी ये दोनों कैसी है, वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाएंगी। वेस्टर्न घाट की जो नदियां हैं वह डेल्टा नहीं बनाएंगी बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम बात करेंगे कि जो आपका ईस्टर्न घाट है ना, जो आपका ये पूर्वी जो तट रेखा तट है ना, बेसिकली ये थोड़ा सा कैसा मैदानी टाइप का है, दलदली डेल्टा प्लेन है। तो नदियाँ जाते जाते स्लो होती जाती है, अपने सेडिमेंट्स जो है, जो निक्षेप है वह छोड़ती हुई जाती है। तो एक लंबा जो एरिया है वह बन जाता है, दलदली एरिया जो है वह बन जाता है, डेल्टाई प्रदेश जो है वह बन जाता है। लेकिन वही वेस्टर्न घाट की बात करें, ये ऊंचे ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ से जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाएंगी बल्कि ऊंचाई के कारण गिरते हुए सुंदर दृश्य बनाती, जिसको कि एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग में आपको याद रखना है, दो एक्सेप्शन है इसमें, जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर, है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन से एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये 2013 का क्वेश्चन है, द नर्मदा रिवर फ्लो टू वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू ईस्ट। पेनिनसुलर रिवर्स ज़्यादा फ्लो टू ईस्ट है, लेकिन क्यों आखिर ये जो रिवर है नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट क्यों फ्लो होती है। इट ऑक्यूपाई अ लीनियर रिफ्ट वैली, क्या एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए। इट फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा, द लैंड स्लोप्स टू वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। क्या आखिर इसका रीज़न होगा, इसका केवल यही रीज़न था कि ये रिफ्ट वैली से होकर जाती है, वन ओनली, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पेनिनसुला की रिवर्स आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखो, जैसे कि गोदावरी से भी क्वेश्चन था, अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें, और इसमें प्रश्न था 2015 में कि कौन सी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी होंगी, वसुंधरा, इंद्रावती, प्राणहिता या पेन्नार, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट की, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट की। अच्छा, क्लाइमेट एंड वेदर, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। क्लाइमेट और वेदर की जब हम बात करेंगे तो क्लाइमेट मीन्स हम ये कहेंगे कि बेसिकली एक एवरेज लगभग 30 ईयर का, क्लाइमेट एंड वेदर में फ़र्क क्या होगा। तो जो क्लाइमेट है बेसिकली ये मौसम का, वेदर का एवरेज होगा एटलीस्ट 30 ईयर का, 30 ईयर का जो एवरेज मौसम होगा, है ना, ये होगा आपका क्लाइमेट, मतलब एक लॉन्ग टर्म फेनोमेनन है। और वही जब हम वेदर की बात करेंगे तो वेदर आप देखेंगे एक दिन में 4 मौसम भी बदल जाते हैं। अभी हवा चल रही थी, फिर धूप, फिर बारिश। दिल्ली में तो ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी आती है, फिर ठंड आ जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली वेदर हो सकता है कि एक दिन में एक दिन में 4 भी जो है वह बदल जाए। तो हमें क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम है। एक लंबा अगर हम देखें कि बेसिकली लंबे समय में जो टोटल ऑफ वेदर कंडीशन है या वेरिएशन किसी एक जब हम बात करेंगे किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो
ये वेदर कंडीशंस है वो अगर चेंज होंगी हमें उससे प्रॉब्लम है ना। जबकि अगर हम वेदर की बात करेंगे तो वेदर क्या है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटमॉस्फेरिक क्या कंडीशन है उसको बताता, तो वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म है। वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है ना। चलिए, लेकिन इसके अच्छा एक बात और समझो कि बेसिकली चाहे क्लाइमेट हो चाहे वेदर हो, केवल ड्यूरेशन का ही तो फर्क है, लेकिन इन दोनों के बेसिकली जब हम बात करेंगे तो इनकी एक जैसी ही चीज़ें होंगी, है ना। इनके जो एलिमेंट्स है या इनके जो कंटेंट है वो बेसिकली सेम होंगे, फैक्टर जो है वह सेम होंगे, फैक्टर्स जो है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें क्लाइमेट और वेदर, अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स की बात करें तो इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वह कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, वर्षण है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, और हम कहते हैं कि जैसे एयर प्रेशर है, तो ये दोनों के जो फैक्टर्स होंगे बेसिकली वो सेम होंगे। बस अगर इन दोनों में अंतर है तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का, मोर देन 30 ईयर, और यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल, कि बेसिकली आखिर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसे क्या क्या प्रभावित कर सकता है। उसे प्रभावित करेगा लैटिट्यूड, आखिर वह किस अक्षांश पर है, लैटिट्यूड आखिर वह किस अक्षांश पर है। जैसे कि देखो कि मान लो अगर ट्रॉपिकल पर है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेजी से और बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी जो है वह टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, चाहे नॉर्थ या साउथ, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वह हाई लैटिट्यूड पर है या वह लो लैटिट्यूड पर है तो इस पर फर्क पड़ेगा, उसके क्लाइमेट पे, उस प्लेस के क्लाइमेट पे पड़ेगा, है ना। सो ये एक फैक्टर है। साथ ही हम देखेंगे कि एल्टीट्यूड क्या है उसका, है ना। अगर हम ऊंचाई की बात करें ये भी एक फ़र्क डालती है। जैसे कि हम देखेंगे कि हिल स्टेशन या ज़्यादातर ऐसे जो प्रदेश है जो कि ऊंचाई पर है वो काफ़ी ठंडे होते हैं, जैसे कि हम मसूरी की बात करें, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये बात बिल्कुल सही है। देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे, कि जैसे कि हम अगर बात करेंगे कि जो सी के पास के या कोस्टल एरियाज हैं या फिर पेनिनसुला के रीजन की हम बात करेंगे या साउथ इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे क्लियरली सीजनल पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलता कि स्पष्ट गर्मी है, स्पष्ट रूप से ठंड है, ऐसा मौसम नहीं देखने को मिलता। इसका कारण है कि जो समुद्र के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह मॉडरेट हो जाती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्म। बट जैसे जैसे आप सी एरिया या कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, जब गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठंड होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या है बेसिकली कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी की हम बात करेंगे तो ये इफेक्ट डालेगा, ये क्लाइमेटिक कंट्रोल है, ठीक है। तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्लाइमेटिक कंट्रोल में क्या क्या आएगा, क्या विंड सिस्टम, क्या एयर प्रेशर कंट्रोल करेगा, एल्टीट्यूड कंट्रोल करेगा, डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा, है ना। ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर, ये डेफिनेटली। ओशियन करंट का क्या है कि जैसे कि मान लो कोई भी जो कोस्टल एरिया है उसके पास का जो पानी है वो कैसा है, गर्म है या ठंडा है, तो उससे कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया की जो जलवायु है डेफिनेटली वो प्रभावित होगी, वो ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। क्यों? ओशियन करंट के कारण, है ना, कि पानी ठंडा है, पानी गर्म है, इस वजह से। तो ये क्लाइमेटिक कंट्रोल हो गए। एक बार जरा क्वेश्चन देखो, 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून डिक्रीज फ्रॉम साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया and the amount of annual rainfall in the northern plain of India decrease from east to west. Duration of the monsoon decrease from south to north, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको क्लास में, ठीक है। तो एक बार आपको थोड़ा सा सीजन देख लेने हैं, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, हॉट एंड कोल्ड वेदर। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं वेजिटेशन के, नेचुरल वेजिटेशन के। अच्छा ये बताओ नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है।
नेचुरल वेजिटेशन मतलब एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ही ग्रो कर गई विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना। मानव के हस्तक्षेप के बिना उसका जो अस्तित्व है बेसिकली वह कायम रहता है, जैसे कि आप फॉरेस्ट देखेंगे, वन देखेंगे, उस तरह के, है ना। तो बस उसी के हमें टाइप्स देखने हैं। इफ यू ट्रेवल थ्रू आउट द हिमालय you are likely to see which of the following plant naturally growing there। कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि वहां पे प्राकृतिक रूप से पाया जाएगा, 2014 का क्वेश्चन है। क्या ओक होगा, रेडोडेंड्रॉन होगा, सैंडलवुड होगा? नहीं, सैंडलवुड नहीं होगा यहाँ पर, है ना। सो रेडोडेंड्रॉन की बात करें तो ये होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें बेसिकली, तो ये जो वेजिटेशन है स्पेशली इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ वेजिटेशन, है ना, टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो देखो, टाइप ऑफ वेजिटेशन में जो आपको ज्यादा ग्रीन दिख रहे हैं ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फर्स्ट। अब ये जो फॉरेस्ट होंगे ना, इनमें ऐसा नहीं है ये पौधे अपनी जो है वो लीव्स, जो पत्तियां है वो गिराते नहीं है, गिराते हैं, बट कोई एक निश्चित मौसम नहीं होता। और अगर कोई एक निश्चित मौसम नहीं होता तो ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? एवरग्रीन कह देते हैं, सदाबहार कह देते हैं। एक क्वेश्चन दिखाती हूं मैं आपको, देखो। जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि पूरा आपको जो डिस्क्रिप्शन है वह दे दिया और अब आपसे पूछ लिया कि ये किस तरह के फॉरेस्ट है, ये किस तरह की फॉरेस्ट है, ये पूछ लिया क्या मैंग्रोव है, ट्रॉपिकल है, ड्राई है, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वह यहाँ पर दे दिया, आपको बताना है कि आखिर ये क्या है। तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन अगर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको जानना ये चाहिए कि इंडिया के किस किस पार्ट में बेसिकली ये पाए जाएंगे और इनके लिए रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखो, जैसे कि वेस्टर्न घाट में आपको दिख रहा है, हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के पास का कुछ रीजन देख रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है बेसिकली वह पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपको पता है ये क्या है, ये कौन सी फॉरेस्ट है? आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये फॉरेस्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसका एरिया जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है हमें इंडिया में। इसको हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, इसको हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो मॉनसून फॉरेस्ट ही है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, मतलब पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, मतलब पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? पर्णपाती का मतलब होता है कि ऐसे जो फॉरेस्ट है उनका एक निश्चित समय होता है जब वह अपनी पत्तियां जो है वह गिरा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे, और ये जानते हो कहाँ पर होंगे? जैसे कि आप इस एरिया की बात करें, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वैसा है, हम यहाँ पे रेगिस्तान पढ़ चुके हैं, डेजर्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, पर्वतीय वन कहाँ पर होंगे? माउंटेन फॉरेस्ट, जहाँ पर पर्वत होंगे, जैसे कि हम इस रीजन की बात करें, है ना, तो यहाँ पर माउंटेन या पर्वतीय वन होंगे, पर्वतीय वन, ठीक है। इसके अलावा देखो, हम बात करते हैं कुछ मैंग्रोव्स की, जैसे कि जो तट है इसके पास में मैंग्रोव्स होंगे, है ना, मैंग्रोव क्या है उसकी, उस पर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5 टाइप्स के बेसिकली जो वेजिटेशन है वो हम देखते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस तरह के वन पाए जाते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट वेजिटेशन होंगे, तो मॉनसून या फिर डेसिडियस, ठीक है, मॉनसून या डेसिडियस फॉरेस्ट। इसके अलावा देखो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट टीक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज।
टीक जो है ये डोमिनेंट स्पीशीज किस फॉरेस्ट में होगी? ट्रॉपिकल मूस डेसिडियस या ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल थॉर्न या टेम्परेट फॉरेस्ट, किस में होंगी? एक एक करके हम सबको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ट्रॉपिकल मूस डेसिडियस फॉरेस्ट। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स कहाँ होंगी? अंडमान है, निकोबार है, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार या सुंदरबन। ये सारे देखो क्वेश्चन मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने अभी कोरल रीफ नहीं पढ़ा, हमने अभी, तो आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे भी ना बने, लेकिन जब आगे आप कोरल के बारे में पढ़ेंगे, आगे आप इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, 11th क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ते तब आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। को हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ना हो, परेशान नहीं होना है, जब आप 11 वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम थोड़े से एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट है वह क्यों सदाबहार है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली आपको हर तरह के जो पेड़ पौधे हैं वह मिल जाते हैं, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे जो ट्रीज़ है वह ज़्यादा ग्रो करेंगे, है ना, ज़्यादा ग्रो करेंगे। लोकेशन की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड, असम, तमिलनाडु कोस्ट, है ना, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वह पाए जाते हैं। क्लाइमेट की बात करेंगे कि आखिर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए तब जाके यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, तो एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी और जो ड्राई सीजन है वह शॉर्ट होगा, तब इस जगह पर जो है वह इस तरह के, अगर हम ट्री की बात करें तो आप देखो इनकी जो हाइट है बेसिकली वह 60 मीटर और इससे भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ट्री है, श्रब्स है, क्रीपर्स हैं, मतलब मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है, और एवरग्रीन रहते हैं ये पूरे साल भर। इंपॉर्टेंट ट्री हैं इसमें एबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है, ठीक है। और अच्छा, दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो लोकेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट ट्री। ज़्यादा अगर आपको याद करना है तो किस पे फोकस करोगे? लोकेशन पे और इम्पोर्टेंट ट्री पे, ठीक है। तो और इसमें तीसरा जो आपको याद करना है कि आखिर इसमें जो क्लाइमेट है वह कैसा होना चाहिए, ये एक टेबल बना लो और तीनों चीज़ों को याद कर लो। चलिए, अब हम ट्रॉपिकल की बात करेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे। अब इसमें देखो कि रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये 200 से 70 सेंटीमीटर थोड़ा सा ज़्यादा रेंज नहीं दे दिया। अब हम इस रेंज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कहीं 100 से 200 सेंटीमीटर हो रहा है तो वहाँ पर किस तरह के डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, और अगर 100 सेंटीमीटर से कम अगर वहाँ पे पानी वर्षा हो रही है तब वहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट होंगे। तब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना, तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा तो फ़र्क हो गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो अगर रेनफॉल में इतना डिफरेंस है तब हम इसको दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सब टाइप्स क्या है इसके? रेनफॉल के बेस पे। तो अगर 200 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो वहाँ पे मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, मतलब आर्द्र प्रकार के वन। और यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि टीक जो है वह किस में डोमिनेंट स्पीशीज होगी, है ना, तो डोमिनेंट स्पीशीज क्या है इसमें? टीक है, ठीक है। ड्राई डेसिडियस कहाँ पर होंगे? जहाँ पर 100 से लेके 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा वहाँ पर ये होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई समर 6 to 8 वीक, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है 6 to 8 वीक का, 6 से 8 सप्ताह का, जिस दौरान ये जो पेड़ है वह अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। और एक बार फिर से देखो कि ये जो आखिर फॉरेस्ट है वह इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना, ये फॉरेस्ट क्या है? इंडिया में सबसे ज़्यादा यही फॉरेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थॉर्न एंड स्क्रब्स की बात करें, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब कहाँ पर होंगे? ये ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में या फिर जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर। देखो अभी हम यहाँ पे 70 की बात कर रहे हैं, 70 सेंटीमीटर। अभी हम 70 से 200 की बात कर चुके और फिर हम 200 प्लस बात कर चुके। तो अगर यहाँ पर हम रेनफॉल की बात करेंगे तो 70 सेंटीमीटर से अगर कम है,
70 सेंटीमीटर से बारिश अगर कम है तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होंगी। 70 से 200 सेंटीमीटर अगर बारिश है तो यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट है, जिसको कि हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोस्ट एंड ड्राई। और 200 प्लस सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट की हमने बात की थी। तो एक बार आप रेनफॉल के बेस पर भी तीनों को याद रखेंगे, है ना। सो देखो, अगर सेमी एरिड एरिया है, स्पेशली हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करेंगे, गुजरात, राजस्थान, अगर हम एमपी की, तो ये एरिया जहाँ पर लेस देन 70 सेंटीमीटर एनुअली जो बारिश है वह हो रही है, वहाँ पर इस तरह के जो बेसिकली वृक्ष है वह पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इस तरह के जो वृक्ष है वह पाए जाएंगे, जैसे कि कैक्टस। अब देखो, माउंटेन की बात करेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन याद करो, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, या फिर हम हिमालय के में जो उत्तराखंड है, या फिर इस तरह हिमाचल वाला एरिया है, या सिक्किम अरुणाचल वाला एरिया है, इस तरह के एरियाज में माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। माउंटेन फॉरेस्ट की एक विशेषता है कि जैसे जैसे ये ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ चेंजेस जो हैं वह होते जाएंगे। जो लोग भी गए हुए हैं घूमने, आप देखेंगे कि वहाँ पर जो वृक्ष हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी आपको अलग दिखाई देंगे, है ना। चलो तो देखते हैं कि देखो, ये वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड बिटवीन इन द हाइट ऑफ 1000 से लेके 2000 मीटर के बीच में बेसिकली इस तरह के जो वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 अगर मीटर अबव है सी लेवल से, तो यहाँ पर फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड होगा, है ना, जिसमें कि अल्पाइन वेजिटेशन होगा। क्या अल्पाइन? तो 3600 मीटर की बात करेंगे, यहाँ पर अल्पाइन प्रकार की जो वनस्पति है वह पाई जाएगी। अल्पाइन ग्रासलैंड आर यूज फॉर ग्रेजिंग। एंड देखो, अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो जैसे कि हम मॉस की बात करें या फिर हम लाइकेन की बात करें, टुंडा वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कॉमन एनिमल कौन कौन से होंगे, जैसे कि स्पॉट डियर है, ये सारी चीज़ें, तिब्बतन एंटीलोप की बात करें तो ये माउंटेन फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, थॉर्न हो गया, डेसिडियस हो गया, एवरग्रीन हो गया, एंड आपका लास्ट है मैंग्रोव। अच्छा, मैंग्रोव कहाँ पाए जाएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेड़ जो है वह ऐसे झुका हुआ है और पानी में इसकी जो जड़ें हैं वह फैली हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है, ज़रूरी नहीं इसके लिए मिट्टी हो, मतलब ये बेसिकली कोस्ट लाइन में जिस तरह के जो वेजिटेशन होता है उसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कह देते हैं। जैसे कि अगर हम पश्चिम बंगाल के सुंदरवन की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरवन में। और चूंकि सुंदरवन उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सुंदरी प्रकार के जो वृक्ष है, जो स्पीशीज़ है, वह सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये बेसिकली देखो टाइडल एरिया में, और इसकी जो रूट है ना वह सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं। कि अगर आप देखेंगे कि कोस्ट लाइन है, अगर कोस्ट लाइन है या फिर सी लाइन है, तो वहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि कैसा है, समुद्र का पानी कैसा होता है, या फिर टाइड आ रहा है, समुद्र का पानी आ रहा है, वहाँ पे भी वेजिटेशन हो जा रहा है। तो इस तरह के प्लांट बेसिकली हम कहेंगे कि सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, क्योंकि वह खारे पानी में भी अगर सैलिनी वाटर है, सलाइन वाटर है अगर, तो उसमें भी बेसिकली अपना जो अस्तित्व है वह बनाए रखते हैं। तो ऐसे जो है वह मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं विथ सबमर्ज रूट। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ की बात करें जैसे कि सुंदरी वृक्ष है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर है। ठीक है, फेमस एनिमल है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट? आखिर कहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है वह देखने को मिलेगा, मैंग्रोव, एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट? नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, साउथ वेस्ट, साउथ सौराष्ट्र है, अंडमान एंड निकोबार? अंडमान एंड निकोबार का आंसर है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हम सब पढ़ चुके थे। एक शॉर्ट मैंने आपको याद दिलाया कि हाँ आपको लगे कि चलो थोड़ा थोड़ा कुछ तो आखिर हमने पढ़ा है ना। हो सकता है आपको ये लगे थोड़ा थोड़ा कुछ तो हमने पढ़ा है। तो एक बार बच्चों आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है, रिवाइज कीजिए, पढ़िए, बार बार चीज़ों को रिपीट कीजिए। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं किताब से पढ़िए, सबसे अच्छा बुक होता है। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि अगर उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है, ये बहुत बेसिक लग रहा है, वो अपना 11th वाला जो है वह चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब लास्ट हमारा इसमें चैप्टर है पॉपुलेशन। देखो, जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, आखिर जो पॉपुलेशन है वह क्या है? अगर मान लीजिए जो कोल है, कोल एक रिसोर्स है, कोल एक रिसोर्स है,
पर जब तक हमारे पास इस कोल को निकालने के लिए कोई टेक्निक नहीं है, जब तक अगर हम देखेंगे कि इस रिसोर्स को, ठीक है, अगर इस रिसोर्स को निकालने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वह अवेलेबल नहीं है, तब ये जो कोल है हमारे लिए किसी इम्पोर्टेंस का नहीं है। तो हमारे लिए बेसिकली इम्पोर्टेंस कब है? लोगों के द्वारा। तो ह्यूमन रिसोर्स, हम ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो खुद एक रिसोर्स है, और अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली अगर हमें चाहिए, अगर हम उसका यूटिलाइज कर पाए, तो हमें उसके लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। विदाउट टेक्नोलॉजी ये एक पीस ऑफ रॉक ही था, है ना। कोल क्या था? एक पीस ऑफ रॉक ही था, बट हम इसको कोल में बदल पाए, हम इसको यूज़ कर पाए एनर्जी के लिए। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। तो जब तक लोगों ने इसको डेवलप नहीं किया था, तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं था। तो इसलिए हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो है वह प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर है ऑफ अर्थ रिसोर्सेज का, ठीक है। तो पॉपुलेशन बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंसस है, पॉपुलेशन, अच्छा ये बताओ सेंसस का मतलब क्या है? जनगणना, जो हर 10 साल में होती है, सबसे पहले 1881 के आसपास होती है। सेंसस क्या है कि अब 10 ईयर में हो रही है। अभी आपको पता है कि कोविड के बाद जो है वह रुक गई थी, अभी तक उसके जो डेटा वगैरह है वो अभी नहीं आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेंसस है वो बेसिकली क्या कर रही है? कितने लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या एज पॉपुलेशन है, एज कंपोजिशन है, सारी चीज़ों का डेटा रखती है ताकि सरकार उन तक अपनी योजनाओं को पहुँचा सके, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम ऑफिशियली देखें तो ऑफिशियली जो पीरियडिकली बेसिकली लोगों की काउंटिंग की जाती है, एटलीस्ट हम 10 ईयर्स पर बात करें, इसको हम जनगणना या सेंसस कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोग वास्तव में कितने हैं। डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा हमें इससे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम 2011 की बात करें, 2011 के अकॉर्डिंगली 121 करोड़ लोग थे, 1.21 बिलियन पीपल थे एज पर 2011, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% थे। अब अगर हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो आप मोदी जी के बार बार भाषणों में सुनेंगे 140 करोड़ देशवासी। इसका मतलब ये संख्या 140 पहुंच चुकी है। और कुछ डेटा ये कहते हैं कि अब चाइना से आगे हो गया है इंडिया पॉपुलेशन में, है ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। आपको पता है कि ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो इंडिया की बेसिकली मोस्ट पॉपुलेटेड जो 5 स्टेट है उसमें इंडिया की आधी जनसंख्या रहती है। और जानते हैं ये कौन से स्टेट हैं? ये हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। मोर देन हम ये कहेंगे कि 50% जो पॉपुलेशन है वह इन 5 जगह पर रहती है। यूपी में तो शायद 22 करोड़ के आसपास लोग हो गए हैं। और तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है? यूपी, 16%। अब ये डेटा बढ़ गया होगा 16% से ज़्यादा। जब नेक्स्ट आप पॉपुलेशन के डेटा देखेंगे आपको यहाँ पे आंकड़े दिख जाएंगे चेंज, है ना। अच्छा देखो, एक बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी या फिर जनघनत्व का मतलब क्या होगा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी की हम बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कि आखिर यहाँ पर जो लोग हैं वह किसी पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे कि यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में शायद ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी शायद 11,000 के आसपास है। वही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है, पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास शायद 2 लोग रहते हों। तो यहाँ पर देखो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अनइवन है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम है, ठीक है। और एज पर अगर हम एक एवरेज कहें तो पर स्क्वायर किलोमीटर 2011 के अकॉर्डिंगली 382 जो पीपल्स है ये डेंसिटी है, ठीक है। चलिए अच्छा देखो, हम कुछ बात करेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है। पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें बेसिकली ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो है बर्थ, एक है डेथ और एक है माइग्रेशन। एक है बर्थ, एक है डेथ कि जन्म कितने लोगों का हुआ है, जन्म रेट, है ना। डेथ रेट क्या है, मृत्यु कितने लोगों की हुई है। और माइग्रेशन या प्रवास कितने लोगों का हुआ है। माइग्रेशन भी 2 तरीके का होगा, एक खुद देश में हो रहा है ना, दूसरा जो है वह बाहर हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है। तो एक विद इन द कंट्री होगा, एक बिटवीन द कंट्री होगा। तो ये तरीके, ये हम देखेंगे कि कुछ ऐसे की प्रोसेस है जिससे हम देखेंगे कि जो बेसिकली पॉपुलेशन है वह बेसिकली कैसे होगा, प्रभावित होगी, ठीक है। सो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पॉपुलेशन जो चेंज है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ये तीनों ही फैक्टर है, ठीक है। अब देखो अगर हम बर्थ रेट की बात करेंगे तो बर्थ रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट का मतलब है, अच्छा इसके अलावा एक पहले और बात सुनो फिर बर्थ रेट और डेथ रेट बताती हूँ कि बेसिकली ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है इसको एक तो हमने देखा कि सेंसस के आधार पर मापा जा रहा है, इसके अलावा एक होता है इसमें एब्सोल्यूट नंबर देखा जाता है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब होगा कि 2011 की जो जनसंख्या थी, 2011 का जो सेंसस था, जो आंकड़े थे 2001 के में से माइनस कर दिए। अब इसको माइनस करने के बाद जो डेटा आया वो एब्सोल्यूट नंबर हो गया। सेकंड देखो एनुअल ग्रोथ, मतलब पर ईयर आपने क्या किया कि 2% जो जनसंख्या है बढ़ी, तो पर ईयर ग्रोथ भी निकाली जाती है और एब्सोल्यूट नंबर जो है वह माइनस करके निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली दिखाई दे जाती है। अब देखो यहाँ पर हम बर्थ, डेथ और माइग्रेशन की बात करें, 3 की प्रोसेस की, तो बर्थ रेट में क्या है कि एटलीस्ट प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने बच्चे जो हैं वह जीवित हैं, है ना, कितने 1000 बच्चे जो है वह जीवित हैं। तो लाइव बर्थ बेसिकली काउंट किए जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है एज पर 1000 पीपल पर ईयर, हर साल, है ना, पर ईयर कितना 1000 बर्थ पर कितने बच्चे जीवित हैं, उससे बर्थ रेट काउंट किया जाता है। डेथ रेट का भी सेम है, बट डेथ रेट किस पे, तो नंबर ऑफ डेथ काउंट किया जा रहा है पर 1000 पीपल पर ईयर, है ना, नंबर ऑफ डेथ, यहाँ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर ईयर, और यहाँ पर डेथ की बात हो रही है तो 1000 पीपल पर ईयर, इससे डेथ रेट को काउंट किया जा रहा है। अगर हम बर्थ और डेथ इन दोनों के बीच के अगर हम अंतर की बात करें, बर्थ और डेथ रेट के अगर हम अंतर की बात करें, तो ये जो बेसिकली इनमें हम कहेंगे कि इनमें जो भी अंतर है हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको नेचुरल ग्रोथ कहेंगे, है ना। हम उसमें कह सकते हैं कि बेसिकली वह प्राकृतिक तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, प्राकृतिक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्राकृतिक तरीके से घट रही है, तो उसे नेचुरली काउंट करने के लिए बर्थ और डेथ रेट का बेसिकली जो अंतर है वह देखा जाता है। अब देखो माइग्रेशन में ऐसा नहीं है कि लोग नए जो है वह जन्म ले रहे हैं या फिर लोगों की डेथ हो रही है, बल्कि माइग्रेशन क्या है, एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट विद इन द कंट्री हो सकता है, बिटवीन द कंट्री हो सकता है। अगर मान लो कोई देश के बाहर चला गया तब तो वह देश में है ही नहीं, फिर तो वो काउंट में आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, लेकिन अगर मान लो कोई देश में ही है तब तो केवल हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन कुछ चेंज हो सकता है उससे, लेकिन उससे अगर ऑल ओवर हम जनसंख्या की बात करें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन में बेसिकली 2 तरीके से होगा, इन कंट्री एंड विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्री, ठीक है। इसके अलावा एज कंपोजिशन की बात करते हैं, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का इंडिया को लाभ मिल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या है कि ज़्यादातर जो इंडिया है, इंडिया में यूथ जनरेशन जो है वह ज़्यादा है, यंग लोग जो है वह ज़्यादा है, और कोई भी देश तरक्की तभी करता है जब उसकी जनरेशन कंपैरेटिवली यूथ होती है। चाहे हम जापान की बात करें, चाइना की बात, अमेरिका की बात करें, ये सभी डेवलप्ड कंट्री तब बने जब यहाँ पर जो जनसंख्या है बेसिकली वह, अगर हम उसकी एवरेज एज की बात करें वो यंग थी, ठीक है। तो देखो चाइल्ड्रन हम किसको कहते हैं, चाइल्ड्रन जो कि 14 ईयर तक का है ना, 14 ईयर तक का है उसको चाइल्ड्रन कहेंगे। वर्किंग एज होगा 15 से 59, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, कार्यशील जनसंख्या की बात करें, वो कौन सी पॉपुलेशन होगी, तो जो 15 साल से लेके 59, कुछ लोग तो ऐसे कि 59 के बाद भी अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए ऑफिशियली रिक्रूटमेंट तो नहीं होता ना कि नहीं 60 साल का हमें यहाँ पर चाहिए या फिर इस तरह, तो ऑफिशियली बेसिकली उसको काम में काउंट नहीं किया जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं किया जाता, उसको फिर डिपेंडेंट में काउंट किया जाता है। तो चाहे चाइल्ड्रन हो या फिर एजेड हो, आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए चाइल्ड्रन है या फिर एजेड, अगर ये पॉपुलेशन किसी भी देश में ज़्यादा है, वो तरक्की ज़्यादा करेगा या कम करेगा। कंपैरेटिवली हम क्यों कह रहे हैं कि अगर इंडिया की जो औसत उम्र है अगर वह 18-20 साल के आसपास है, तो हमारे पास वर्किंग एज या वर्किंग पॉपुलेशन जो है वह ज़्यादा है, डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वह बेसिकली कम है, इसलिए इंडिया ग्रो करेगा। तो इसी आंकड़े के आधार पर तो जो सरकार है वह कह रही है इस बात को। तो वर्किंग एज क्या है, 15 to 59 ईयर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होती है, ठीक है। एज 60+ ईयर अगर हम कहें तो इसको एजेड कहा जाता है, सीनियर सिटीजन हो गए 60+ ईयर,
ठीक है। चलिए, तो एक्टिवली बेसिकली इनको रिक्रूट नहीं किया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कि नंबर ऑफ फीमेल जो है वह 1000 मेल्स पर कितनी है, और ये बेसिकली एक बताता है, एक सोशल इंडिकेटर है जो कि जेंडर इक्वालिटी को भी बताता है। तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ये क्या है, ये सेक्स रेशियो है। ठीक है। लिटरेसी रेट या साक्षरता दर क्या है, कि कोई भी कंट्री लिटरेट कितना है या फिर साक्षर कितना हो सकता है, अलग अलग कुछ पैरामीटर्स बना ले। बट अगर हम 2011 के अकॉर्डिंगली देखें तो लिटरेसी रेट में कहा जाता है, लिटरेसी रेट लगभग 73% के आसपास है, और उसकी डेफिनेशन दी गई है कि 7+ ईयर, 7 साल से छोटा नहीं, 7+ ईयर है ना, 7 ईयर प्लस जिसकी एज हो, प्लस वो रीडिंग राइटिंग जानता हो, समझ सकता हो, उसको हम लिटरेट में काउंट करेंगे। तो ये एज कंपोजिशन की बात हो गई, पॉपुलेशन चेंज की बात हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका बहुत ज़्यादा नहीं था, इसमें बहुत शॉर्ट चीज़ें थी, है ना। जब आप क्लास 11 का पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें एक बार फिर से मिलने वाली हैं। तो एक बार आप खुद से भी बैठिए, चीज़ों को पढ़िए। देखिए, कोई भी टीचर है, कोई भी एजुकेटर है, आपको केवल चीज़ों को बता सकता है, पढ़ना आपको खुद है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। कुछ मैंने यहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस भी दिए, कुछ इससे सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि उसको आगे आपको थोड़ा सा, जब स्टैंडर्ड चीज़ों को आप पढ़ेंगे, थोड़ा और डीप नॉलेज आएगा आपको उसके बारे में, तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।